हेलो बेटा। अब स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी वेटेज भी अच्छी है बेटा और आपकी पूरी जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा, मेंडल साहब का जो काम था उन्होंने 7 ईयर्स तक किया था पाइसम सटाइवम के ऊपर। एनसीईआरटी में ईयर दिया हुआ है 1856 टू 1863। अब उन्होंने पाइसम सटाइवम क्यों चूज किया था? क्योंकि उसमें कैरेक्टरिस्टिक कंट्रास्टिंग ट्रेड देखने को मिलते हैं, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब इसमें यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखना है, आपको पता है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो अपने आप को सिर्फ रिसेसिव कंडीशंस में एक्सप्रेस कर सकता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाई जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो खुद को होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता है। तो आपसे पूछेगा येलो पॉड कलर, येलो पॉड कलर अपने आप को हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है या सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है? तो आप बोलोगे येलो पॉड कलर रिसेसिव ट्रेट है, तो वो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। वहीं अगर वो बोले येलो सीड कलर, तो आप बोलोगे येलो सीड कलर डोमिनेंट ट्रेट है, तो वो अपने आप को होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस कर सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बेटा, अगर आपको कोई भी सपोज जीनोटाइप दे रखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, बड़ा सा जीनोटाइप दे रखा है और आपसे पूछा है कि बताओ ये ऑर्गेनिज्म कितने गेमीट बना सकता है, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशंस। सपोज आपको जीनोटाइप दे रखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो आपसे पूछ रहा है ये बंदा कितने तरह के गेमीट बना सकता है। तो आप काउंट करो इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है बेटा? कैपिटल ए स्मॉल ए 1, कैपिटल बी ये तो होमोजाइगस कंडीशन है, नो, कैपिटल सी स्मॉल सी हेट्रोजाइगस। तो इस पूरे जीनोटाइप में हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी हो गई बेटा? 2। तो 2 raised to the power 2 कम्स आउट टू बी 4। तो ये बंदा 4 तरह के गेमेट्स बना सकता है। फिर अगर आपको दो बंदे दे रखे हैं और दो बंदों का पूछा है कि बताओ इनके कितने तरह के ऑफ स्प्रिंग्स बन सकते हैं, सपोज कैपिटल बी क्रॉसिंग विद स्मॉल ए कैपिटल बी, आपसे पूछ रहा है ये दोनों माँ बाप हैं तो इनके कितने तरह के ऑफ स्प्रिंग्स बन सकते हैं। तो आप क्या करोगे बेटा? पहले पेरेंट 1 से नंबर ऑफ गेमीट निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है 2 raised to the power n, फिर पेरेंट 2 से निकालोगे और दोनों को गुणा कर दोगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कितने बनेंगे। ठीक है जी। चलो बेटा, अब जो हमारे मेंडल साहब थे, मेंडल साहब ने दो तरह के क्रॉसेस किए। एक को हम बोलते हैं 1 जीन इनहेरिटेंस, एक को हम बोलते हैं 2 जीन इनहेरिटेंस। 1 जीन इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 2 जीन इनहेरिटेंस डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको पता है उन्होंने सिर्फ एक जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को पढ़ा था, जिसमें फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दो जीन के इनहेरिटेंस को एक साथ पढ़ा था, जहां पे अपना रेशो आता है 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1:2:4:2:1:1। ठीक, चलिए। अब बेटा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मेंडल साहब के दो तरह के काम हुए, 1 जीन इनहेरिटेंस और 2 जीन इनहेरिटेंस, उन्होंने यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट और दिया था कि बैक क्रॉस क्या होता है। बेटा बैक क्रॉस जब हम F1 इंडिविजुअल को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दे तो वो बैक क्रॉस होता है। अगर उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराए तो वो टेस्ट क्रॉस है, अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराए तो वो आउट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस का जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि बेटा टेस्ट क्रॉस के माध्यम से उन्होंने पता लगाया था, मेंडल ने, कि जो सेकंड जनरेशन में टॉल आ रहे हैं वो कैसे टॉल है। क्योंकि टॉल बाहर से तो लंबा ही दिखेगा, पर वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है कैसे पता चलेगा? टेस्ट क्रॉस की मदद से। तो अगर आपको किसी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले बंदे का जीनोटाइप पता लगाना है, डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब वो बाहर से टॉल दिख रहा है, लेकिन आपको जीनोटाइप पता लगाना है कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? टेस्ट क्रॉस की मदद से करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स की फील्ड में। चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दो लॉज दिए हैं, लॉज ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि किसी भी डिप्लॉयड बंदे में जो जीन होती हैं बेटा, उन्हें उन्होंने जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने कहा था किसी भी डिप्लॉयड बंदे में जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। और अगर ये पेयर्ड कंडीशन में दोनों एक जैसे हैं, कैपिटल टी तो बंदा होमोजाइगस, अगर ये स्मॉल टी है तो बंदा होमोजाइगस। लेकिन अगर ये जोड़ा डिससिमिलर है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बेटा कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है और स्मॉल टी रिसेसिव अलील है। डोमिनेंट अलील अपने आप को हर हाल में एक्सप्रेस करती है, लेकिन रिसेसिव अलील को एक्सप्रेस करने के लिए अपने बगल में उसके जैसी ही चाहिए। ठीक, चलिए
फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे ही बेटा हम जो हमारा रेशो आता है 3:1 वो एक्सप्लेन करते हैं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 रेशो आता है वो आप कौन से लॉ से समझा सकते हो, तो आपका जवाब होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस से। फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कहता है कि किसी भी डिप्लॉयड बंदे में जब गैमीट बनते हैं, तो जब गैमीट बनते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं और उन पर बैठी जो जीन्स हैं वो भी सेग्रीगेट होती हैं, सेपरेट होती हैं, और इसकी वजह से गैमीट में दो क्रोमोसोम, दो जोड़े में से एक ही क्रोमोसोम पहुंचता है, और दो जो हमारी कॉपी थी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में एक जीन की, उसमें से एक कॉपी ही पहुंचती है। आप जानते हो डिप्लॉयड इंडिविजुअल में जीन्स जोड़ों में होती हैं, एक जीन की दो कॉपी होती है, सपोज कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। लेकिन बेटा एक हैप्लॉइड सेल के अंदर यानी कि गैमीट के अंदर एक जीन की एक ही कॉपी होती है, यानी कि एक जो गैमीट है वो एक अलील के लिए प्योर होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेसिस पर आप 1:2:1 वाला रेशो समझा सकते हो जो हमें जीनोटिपिक रेशो मिलता है। ठीक बेटा। और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें समझाता है कि हमारी जो F1 जनरेशन आती है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। मतलब अगर कैपिटल टी 10 सेंटीमीटर टॉल है तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी 10 सेंटीमीटर टॉल होगा, वो 6 सेंटीमीटर टॉल नहीं होगा। तो ध्यान रखना मेंडल इनहेरिटेंस में ब्लेंडिंग की बात नहीं हुई है, और मेंडल की इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। मतलब डोमिनेंट अलील की कितनी कॉपी होंगी ये जरूरी नहीं है, डोमिनेंट अलील का होना भर ही काफी है। ठीक है बेटा। चलो फिर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर समझाते हैं। ये कहता है कि जब हम एक साथ दो जीन्स की बात करते हैं तो एक हाइब्रिड में, हाइब्रिड हम किसको कह रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक हाइब्रिड है। तो ऐसे हाइब्रिड में जो एक जीन का जोड़ा है वो दूसरे जीन के जोड़े से इंडिपेंडेंट होता है बिल्कुल। मतलब एक जोड़ा किस तरह से सेग्रीगेट होगा, ये दूसरा जोड़ा जो जीन का है वो उस बात को अफेक्ट नहीं करता। one pair of gene, the segregation pattern of one pair of gene is completely independent from the other pair of gene, राइट। लेकिन ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है। ये कहाँ फेल हो जाता है, लिंकेज पर। तो एक लाइन इस पे बहुत इंपॉर्टेंट आती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड्स व्हेन द टू जीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप तभी सही साबित कर सकते हो जब जो जिन दो जीन्स की हम बात कर रहे हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठी है। सपोज एक पहले जोड़े पर बैठी और एक सपोज छठे जोड़े पर बैठी है। अगर ये दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हैं तो वहां पर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं समझा सकते, क्योंकि वहां होगा लिंकेज। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स होती हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं और वो एक दूसरे से आजाद नहीं है, तो हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को वहां पे समझा नहीं सकते। तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे क्या एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल कॉरन्स साहब ने सबसे पहले मिराबिलिस जलापा में समझाया था। फ्लावर कलर में उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ब्लेंडिंग देखने को मिलती है, माने कि हमें F1 जनरेशन में जो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलते हैं वो रेड होने चाहिए थे पर वो पिंक होते हैं। ओके। और इसकी खास बात यह है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो सेम होता है, दैट इज 1:2:1, दोनों सेम होते हैं। ऐसे ही कोडोमिनेंस जो है वो भी इसके लिए एक एक्सेप्शन है। कोडोमिनेंस बेटा यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो आपका ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, जहां पर एक ही जीन की दो अलील्स एक साथ प्रेजेंट है और वो दोनों एक साथ टक्कर का एक्सप्रेशन दे रही हैं, कोई किसी से डर नहीं रही, घबरा नहीं रही, राइट। कोडोमिनेंस में भी जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो के बराबर होता है, दैट इज 1:2:1। और एक बात और बेटा, अभी मैंने जो आपको टेस्ट क्रॉस बताया था, टेस्ट क्रॉस में जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो होता है वो पीआर और जीआर सेम होता है, दैट इज 1:1। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो आता है 1:1:1:1। तो आपके पास तीन ऐसे केसेस हो गए जहां जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो के बराबर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, दैट इज 1:1 मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में, और डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1। कोडोमिनेंस में और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो के बराबर होता है, कितना होता है, 1:2:1। क्लियर। चलिए, अब एनसीईआरटी में समझा रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को समझना चाहें तो इसको ऐसे समझो बेटा कि कभी एक पॉपुलेशन स्टार्ट हुई, उस पॉपुलेशन में कोई जीन थी, राइट। उस जीन को हम कहते हैं ओरिजिनल अलील या अनमॉडिफाइड अलील या फिर वाइल्ड अलील या डोमिनेंट अलील।
जो पहले से ओरिजिनल पॉपुलेशन में है। क्या-क्या बोला उसको? ओरिजिनल अलील या फिर वाइल्ड अलील या डोमिनेंट अलील या फिर अनमॉडिफाइड बिना बदली हुई अलील। ये जो अलील होती है बेटा, अलील क्या होती है? एक ही जीन की 2 डिफरेंट फॉर्म्स को हम अलील कहते हैं, राइट? ये जो अलील होती है बेटा, ये अल्टीमेटली एक्सप्रेस करती है, एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती है और उसी फंक्शनल प्रोटीन से एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होता है, राइट? अब ध्यान देना, अगर ये जो अलील है, इसमें बदलाव आया, इसमें म्यूटेशन आया और म्यूटेशन आने के बाद जो हमारी अलील बनी, उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड अलील। अगर ये अलील बदलने के बाद भी वही सेम प्रोटीन बना रही है या उससे थोड़ा सा कम एफिशिएंट एंजाइम बना रही है या प्रोटीन बना रही है, तो हम उसको डोमिनेंट अलील ही कहते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसी अलील जो म्यूटेशन होने के बाद भी वही प्रोटीन बना रही है, जो प्रोटीन या कह लो या एंजाइम कह लो, वही एंजाइम बना रही है जो ओरिजिनल अलील बना रही थी, तो हम उसको कहते हैं कि ये मॉडिफाइड अलील अनमॉडिफाइड अलील जैसी ही है। और एनसीईआरटी में लिखा है इस तरह की म्यूटेशंस बहुत कॉमन होती हैं जहां पे अनमॉडिफाइड अलील और मॉडिफाइड अलील में एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो सेम टाइप का एंजाइम बना रही है। फिर दूसरा केस आता है बेटा कि इस जीन में, इस ओरिजिनल अलील में बदलाव आया, मॉडिफिकेशन आया, म्यूटेशन आया और वो जो मॉडिफाइड अलील है उसने प्रोटीन बनाना या तो छोड़ दिया या फिर उसने जो प्रोटीन बनाया वो किसी काम का नहीं है, नॉन फंक्शनल है। तो ऐसी मॉडिफाइड अलील को हम रिसेसिव अलील कहते हैं और ये काफी कॉमन है। अक्सर जो मॉडिफाइड अलील होती है, जो प्रोटीन नहीं बनाती या नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाती है, वो रिसेसिव अलील होती है बेटा। क्लियर है? चलो, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब हम समझते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट कहता है जनरली एक जीन एक ही ट्रेट को कंट्रोल करती है, लेकिन प्लियोट्रॉपी में एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल करती है। इस फिनोमिनन को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और प्लियोट्रॉपी का अंडरलाइन मैकेनिज्म एनसीईआरटी में लिखा है कि क्यों प्लियोट्रॉपी देखने को मिलती है। उसका कारण है कि एक सेल के अंदर जितने भी काम काज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक काम ठप हो जाता है तो दूसरा भी ठप हो जाता है। दिस इज प्लियोट्रॉपी का एक्सप्लेनेशन, राइट? Underlying mechanism is that all the biosynthetic pathways within the cell are interconnected and their products are interconnected with each other. प्लियोट्रॉपी का बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा स्टार्च ब्रांच एंजाइम जीन, बी जीन, जिसको एनसीईआरटी लिखती है बी जीन। ये क्या करती है? ये पाइसम सटाइवम प्लांट में स्टार्च ग्रेन को बनाने का काम करती है, साथ में ये सीड की शेप को भी कंट्रोल करती है। तो बी जीन कैसी जीन हो गई? प्लियोट्रॉपिक जीन। वो एक साथ दो ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है। जब वो स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल करती है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाती है, क्योंकि कैपिटल बी कंडीशन में जो स्टार्च ग्रेन का साइज होता है वो लॉन्ग होता है। कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन में स्टार्च ग्रेन का साइज लॉन्ग होना चाहिए था पर इंटरमीडिएट होता है। स्मॉल बी में स्टार्च ग्रेन का साइज स्मॉल होता है। वही कैपिटल बी राउंड शेप होता है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी राउंड होता है और स्मॉल बी भी राउंड होता है। यानी कि ये जीन एक साथ दो ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है। जब ये स्टार्च ग्रेन के साइज को कंट्रोल करती है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाती है, जब ये सीड की शेप को कंट्रोल करती है तो कंप्लीट डोमिनेंस दिखाती है। दूसरा एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपिक जीन का बनता है बेटा एच जीन। एच जीन वो जीन है जो सिकल सेल अनीमिया करती है। एच जीन एक हाथ पे तो आरबीसी की शेप को बिगाड़ देती है, राइट, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, और दूसरे हाथ पर ये बीटा चेन में, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लगा देती है। तो एक साथ बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है। फिर ऐसी जीन जो फिनाइल कीटोनूरिया की बीमारी को करती है, वो एक साथ बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करती है। फिनाइल कीटोनूरिया बीमारी को भी करती है, हेयर पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करती है, स्किन पिगमेंटेशन को भी। तो तीन क्लासिक एग्जाम्पल हो गए जो नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है प्लियोट्रॉपी जीन के। पहला बी जीन, दूसरा एच जीन विच कॉजेज सिकल सेल अनीमिया, और तीसरा द जीन विच कॉजेज फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज। ये तीनों जीन प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जाम्पल हैं। फिर चलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म पे। जनरली बेटा नेचर में एक जीन की दो ही फॉर्म्स होती हैं, जैसे सपोज प्लांट हाइट की दो फॉर्म्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है कि एक जीन की दो से ज्यादा अलील्स बन जाती हैं पॉपुलेशन में, एक जीन की दो से ज्यादा फॉर्म्स बन जाती हैं पॉपुलेशन में, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। इसका कारण है रिपीटेड म्यूटेशंस।
मल्टीपल एलिलिज्म बेटा ध्यान रखना है, आपको किसी बंदे में, एक सिंगल इंडिविजुअल में डिटेक्ट नहीं होती। मल्टीपल एलिलिज्म का पता लगाने के लिए हमें एक पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ती है। तो ध्यान देना, मल्टीपल एलिलिज्म कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन एन इंडिविजुअल, इट इज अ ट्रेट ऑफ पॉपुलेशन। मल्टीपल एलिलिज्म के बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की जो जीन है उसकी 3 फॉर्म्स नेचर में पॉसिबल हैं, आई ए, आई बी, आई ओ, जिसमें से आई ए डोमिनेंट फॉर्म है, आई बी डोमिनेंट फॉर्म है और आई ओ जो है वो रिसेसिव फॉर्म है। क्लियर? चलिए, फिर इसके बाद चलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पे एक सिंगल ट्रेट बहुत सारी जीन्स से कंट्रोल हो रहा है। एक ट्रेट एक जीन कंट्रोल करती है, बट ये वो केस है जहां पे एक अकेला ट्रेट बहुत सारी जीन्स मिलकर कंट्रोल कर रही हैं। पॉलीजीन मतलब बहुत सारी जीन्स मिलकर एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं। ये किसका ऑपोजिट हो गया? प्लियोट्रॉपी का। प्लियोट्रॉपी में एक अकेली जीन बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करती है, पर यहाँ पे एक अकेला ट्रेट बहुत सारी जीन्स से जो है प्रभावित हो रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्वालिटेटिव थी, ये क्वांटिटेटिव है। माने यहां पर जितना ज्यादा आप डोमिनेंट अलील्स को बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा। एनसीईआरटी कहती है ऐसे सारे इनहेरिटेंस जिनमें हेड या टेल नहीं होता बस, बल्कि इट इज प्रेजेंट अक्रॉस अ ग्रेडियंट। मतलब किसी पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होगा कि या तो आपको 6 फीट हाइट लंबे बंदे मिलेंगे या फिर आपको 4 फीट हाई जो है बंदे मिलेंगे। सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं है भैया, बहुत सारे ऑप्शन है। 4 फीट 2 इंच, 4 फीट 2.5 इंच, 4 फीट 3 इंच, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ऐसे ट्रेट विच आर प्रेजेंट अक्रॉस द ग्रेडियंट, मतलब जिनकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सिर्फ हेड या टेल नहीं होते, ऐसे ट्रेट्स को हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। और जैसे जैसे आप डोमिनेंट अलील बढ़ाते जाओगे एक्सप्रेशन और गहरा होता जाएगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, स्किन कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर स्किन कलर जो है बेटा वो 3 जोड़े जीन से कंट्रोल होती है, 3 पेयर पॉलीजीन। तो अलील्स टोटल कितनी हो गई? 6। ए बी सी 3 पॉलीजीन्स मिलकर इकट्ठे स्किन कलर को कंट्रोल कर रही हैं। अगर ये तीनों के तीनों जोड़े डोमिनेंट हैं, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, अगर ये जीनोटाइप है तो बंदा बेहद काला होगा, एकदम उल्टा तवा, एकदम जो है नीग्रो। ठीक है? और अगर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी होगा तो फिर बंदा एल्बिनो होगा, मतलब एक्सट्रीमली वाइट। तो दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आप इसमें हाइट ले सकते हो, इंटेलिजेंस ह्यूमंस में ले सकते हो, कर्नल कलर, गेहूं के दाने का जो रंग होता है, ये सारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है? चलिए, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया, प्लियोट्रॉपी हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हो गए। चलिए, अब क्या बचता है? अब बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। बेटा सन 1900 में मेंडल साहब का काम रीडिस्कवर हुआ, राइट? बहुत सालों बाद किसने डिस्कवर किया? कार्ल कॉरन्स, ह्यूगो डिवरिस और आपके शर्मार्क, इन तीनों ने मिलकर सन 1900 में इनके काम को रिडिस्कवर किया। और उसी दौरान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सन 1902 1902 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी बहुत डेवलप हो गई, जिसमें जो है एक सेल जिसके अंदर मियोसिस चल रहा था, उसमें सेल के अंदर क्रोमोसोम के मूवमेंट को प्रॉपर देखा। तो सटन और बोवरी दोनों साइंटिस्ट ने देखा कि अच्छा, मेंडल साहब का काम सामने आ गया था एक तो, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखा उन्होंने कि जो बात मेंडल साहब ने कही थी वो झूठी नहीं थी। मेंडल साहब के पास फैक्टर का कोई प्रूफ नहीं था, मेंडल के पास फैक्टर का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था कि जीन्स होती हैं। लेकिन जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें समझ में आया, अच्छा भैया क्रोमोसोम्स होते हैं और वो डिवीजन के दौरान मूव करते हैं, तो उन पर बैठी जो फैक्टर्स होंगे, जो जीन्स होंगी, वो भी मूव करेंगी। तो फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने क्या किया, मेंडल साहब के काम को और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडीज को मिलाकर एक जो है थ्योरी पेश कर दी, जिसको उन्होंने कहा कि जीन और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में दोनों के दोनों जोड़ों में पाए जाते हैं। जब गेमीट बनता है तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और ऐसे होते हैं कि एक एक कॉपी ही गेमीट में पहुंचती है, और फ्यूजन होने के बाद जो डिप्लॉयड कंडीशन है, जो जोड़े वाली कंडीशन है, वो दोबारा से रीस्टोर हो जाती है। ओके? फिर आता है लिंकेज बेटा। अब यहां पे आ जाती है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब हैं, लेकिन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन साहब हैं, जिनकी मॉडल ऑर्गेनिज्म थी ड्रोसोफिला। अब एनसीईआरटी में कारण दे रखे हैं ड्रोसोफिला को मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों लिया। एक तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम है, हैंडी है, 4 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें।
उसकी जो लाइफ साइकिल है बहुत छोटी होती है, 2 हफ्ते की। उसमें मेल और फीमेल बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं और उसमें जो वेरिएशंस हैं बेटा, हेरिडिटरी वेरिएशन, उनको आप लो पावर, हाई पावर नहीं, इवन लो पावर माइक्रोस्कोप्स में भी आसानी से देख सकते हो। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा, ड्रोसोफिला जो होती है ना, उसमें 4 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 3 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और आखिरी का जोड़ा जो होता है, 4th पेयर, वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। मेल्स में वो एक्स एक्स वाई होता है और फीमेल्स में वो एक्स एक्स होता है, हमारी जैसा सा। ठीक है? अब इन्होंने, मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला में देखा कि ड्रोसोफिला में एक्स लिंक्ड ट्रेट देखने को मिलते हैं। अब ये एक्स लिंक्ड ट्रेट का मतलब क्या है? 3 ऐसी जीन हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं और कहीं नहीं। और वो 3 जीन थी, आई कलर की जीन, बॉडी कलर की जीन और विंग टाइप की जीन। तो उन्होंने देखा बेटा, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करे ड्रोसोफिला के ऊपर, तो उन्होंने देखा भैया कि एक एक उन्होंने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट करे। पहले तो ऐसे समझो बेटा, आई कलर जो उन्होंने लिया, उसके लिए डोमिनेंट जो ट्रेट था वो था रेड आई होना और रिसेसिव ट्रेट था वाइट आई होना। वाइट को हम स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं और रेड को हम स्मॉल डब्ल्यू के ऊपर पॉजिटिव लगा देते हैं, इससे दिखाते हैं। वहीं जो हमारा बॉडी कलर है, बॉडी कलर में येलो होना रिसेसिव ट्रेट है और ब्राउन होना डोमिनेंट ट्रेट है। कैसे दिखाते हैं? वाई और वाई प्लस। ऐसे ही जो विंग टाइप है, अगर विंग वेल डेवलप्ड है तो नॉर्मल विंग, और अगर वो डेवलप्ड नहीं है तो मिनिएचर। तो एम, स्मॉल एम और एम पॉजिटिव। क्लियर? तो उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट जो किया बेटा, पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, जहां पे उन्होंने 2 ट्रेट लिए। पहला था आई कलर और दूसरा था बॉडी कलर। तो पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने आई कलर और बॉडी कलर की जीन्स को लेकर किया, जहां पे उन्होंने फीमेल को रिसेसिव लिया। रिसेसिव मतलब वाइट आई और येलो बॉडी, सॉरी, हाँ ठीक है, व्हाइट आई और येलो बॉडी। और जो उन्होंने मेल लिया, एनसीईआरटी में लिखा है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट मेल। डोमिनेंट मेल का मतलब क्या हो गया बेटा? जिसकी आंखें रेड है और बॉडी ब्राउन है, राइट? और आपने नोटिस करा होगा, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है कि वहां पे एक ऐसा ऐसा बना रखा है, बार जैसा क्रोमोसोम। ध्यान रखना, वाई क्रोमोसोम पे जीन नहीं दिखाओगे आप, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर होती है। तो मेल्स में ये जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर होगी बेटा, वाई क्रोमोसोम पर नहीं। अब इस पे सवाल सीधा आता है डायरेक्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब उन्होंने आई कलर और बॉडी कलर की जीन को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने पाया, मेरे साथ साथ याद कर लो वैल्यू, पेरेंटल टाइप थे 98.7% और रिकॉम्बिनेंट बने 1.3%। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया आई कलर और विंग टाइप को लेकर। आई कलर और विंग टाइप, जहां पे वही फीमेल ली उन्होंने रिसेसिव और मेल लिए डोमिनेंट। और जब F2 जनरेशन में बच्चों को देखा, तो F2, F1 में नहीं, F2 जनरेशन में क्या आया? 62.8% पेरेंटल टाइप और 37.2 जो है रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये सीधा सवाल आता है, आई कलर बॉडी कलर की जब जीन्स ली तो F2 जनरेशन में क्या आया? 98.7 और 1.3%। 98.7 पेरेंटल। और जब आई कलर और विंग टाइप की ली तो 62.8% और 37.2% रिकॉम्बिनेंट्स। अब ध्यान दो बेटा, जब दो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर बैठी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जब दो जीन एकदम अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठी होती हैं तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाती हैं, और उस केस में 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, 50% पेरेंटल बनते हैं। लेकिन जब ये दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बैठी होंगी बेटा, तो ध्यान देना, यहां पर लिंकेज देखने को मिलेगा। जितनी भी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बैठी होती हैं बेटा, वो आपस में एक साथ रहने की कोशिश करती हैं, इसको हम लिंकेज बोलते हैं। यानी कि वो कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाहती, तो यानी कि लिंकेज देखने को मिलेगी। अगर वो बिल्कुल भी नया कॉम्बिनेशन ना बनाए, 100% पेरेंटल टाइप, तो वो कंप्लीट लिंकेज होता है। लेकिन अगर वो पेरेंटल टाइप 50% से ज्यादा बनाए और रिकॉम्बिनेंट 50% से कम बनाए, तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज है। और मॉर्गन साहब के एक्सपेरिमेंट में हमें क्या देखने को मिला है? इनकम्प्लीट लिंकेज। देखो, पेरेंटल टाइप जो 50-50% बनने चाहिए थे, वो कितने बन रहे हैं? एक एक्सपेरिमेंट में 98.7 और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 62.8%, बहुत ज्यादा है। यानी कि उन्होंने बताया कि आई कलर, बॉडी कलर और विंग टाइप, तीनों की तीनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर होती हैं और वो है क्रोमोसोम एक्स, जिसमें आई कलर और बॉडी कलर की जीन्स आपस में ज्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं, क्योंकि वहां पेरेंटल टाइप ज्यादा बन रहे हैं 98.7,
और आई कलर और विंग टाइप की जीन्स भी लिंक्ड हैं, लेकिन इस इन दोनों के कंपैरिजन में कम लिंक्ड है, इसीलिए पेरेंटल टाइप 62.8%। तो उनका कंक्लूजन ये था कि दो जीन्स के एक ऐसी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी हैं, उनमें कितना लिंकेज होगा, कितना टाइट लिंकेज होगा, ये निर्भर करता है कि उन दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज्यादा, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज कम। अब ध्यान से सुनना, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी जीन्स को कोई अलग नहीं कर सकता क्योंकि वो आपस में जुड़ी रहती हैं, लेकिन एक चीज है जो उन्हें कहीं ना कहीं अलग कर सकती है, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इनको अलग करके एक नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकती है। अब जो हमारे थॉमस हंट मॉर्गन साहब के जो स्टूडेंट थे स्ट्रूटिवेंट, उन्होंने इन्हीं के साथ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया क्रोमोसोमल मैपिंग का, जिन्होंने उन्होंने बताया कि अगर किसी पॉपुलेशन में हमें ये पता है कि रिकॉम्बिनेंट्स कितने बन रहे हैं, तो हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सपोज एक पॉपुलेशन में 1000 बंदे हैं, उसमें से 50 रिकॉम्बिनेंट हैं, तो आप पॉपुलेशन में कैसे निकालोगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को? 50/1000 इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आके निकलती है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या क्रॉस ओवर वैल्यू। क्रॉस ओवर वैल्यू मतलब ये हमें बताती है कि क्रॉसिंग ओवर के इतने परसेंट चांसेस हैं, और इससे हमें कहीं ना कहीं एक ये आइडिया हो जाता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बैठी जो जीन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग। सपोज मैं कह रही हूं कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस आ रहे हैं 10%, यानी कि क्रॉस ओवर वैल्यू आ रही है 10%। तो आपसे वो पूछेगा बताओ एक ही क्रोमोसोम पर बैठी जो ये दो जीन्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे 10 मैप यूनिट्स या फिर 10 सेंटीमॉर्गन। ठीक है। नीट 2019 का क्वेश्चन था डिफाइन वन मैप यूनिट। आप एक मैप यूनिट को कैसे डिफाइन करोगे? तो आप बोलोगे एक मैप यूनिट का मतलब होता है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठी जो दो जीन्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस मात्र 1% है। ओके, बिकॉज क्रॉस ओवर वैल्यू इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। ओके बेटा, और मैक्सिमम जो हो सकता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो 50% हो सकती है। अगर आपको कह रहा है कि एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन्स है और उनके बीच का डिस्टेंस 60 मैप यूनिट है, तो बताओ उनके बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो ये मत बोल देना 60, मैक्सिमम 50% हो सकती है। ओके, चलो, लिंकेज हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा एनवायरमेंटल हो सकता है। एनवायरमेंटल आपको पता है कुछ वॉर्म्स वगैरह में देखने को मिलता है जहाँ पे एनवायरमेंट डिसाइड करता है। वो क्रोमोसोमल हो सकता है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट हेंकिंग ने समझाया था। हेंकिंग जो थे वो फ्रूट फ्लाई के ऊपर पढ़ रहे थे कि उसमें स्पर्म कैसे बन रहे हैं, और उन्होंने जाना कि 50% स्पर्म में एक बड़ी स्पेशल बॉडी देखने को मिल रही है जिसको उन्होंने एक्स बॉडी कहा। तो अल्टीमेटली हमें समझ में आया कि कुछ स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो प्रोजेनी के सेक्स को, जेंडर को डिसाइड करते हैं। राइट, चलिए, अब बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन में दो केस आते हैं, एक मेल हेट्रोगेमेटी और एक फीमेल हेट्रोगेमेटी। हमेशा जो हेट्रोगेमेटिक पेरेंट होता है, माने जो दो तरह के गेमेट्स बना सकता है, वही जेंडर ऑफ द प्रोजेनी डिसाइड करता है। मेल हेट्रोगेमेटी में केस आ जाता है एक्स 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 वाई का, जिसमें एक्स वाई मेल हेट्रोगेमेटिक है और फीमेल होमोगेमेटिक है। इसमें ह्यूमंस और ड्रोसोफिला आ जाते हैं। फिर एक केस आता है एक्स 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 ओ का, जिसमें ग्रास हॉपर्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं। फिर फीमेल हेट्रोगेमेटी, जहां पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, दो तरह के गेमेट बनाएगी, जेड 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 डब्ल्यू, ये देखने को मिलता है हेन में, बर्ड्स में, और जेड 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 ओ देखने को मिलता है बटरफ्लाई में। फिर उसके बाद जो हमारी ये होती है हनी बी होती है, उसमें एक स्पेशल चीज देखने को मिलती है, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस और हेप्लोडिप्लॉइडी या आर्हेनोटॉकी। जो ड्रोसोफिला होती है, ड्रोसोफिला कहाँ पे आ गई, हनी बी। जो हनी बी होती है बेटा, उसमें जो फीमेल होती है, जो क्वीन होती है, वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं। और जो मेल्स होते हैं ड्रोन, वो हैप्लॉइड होते हैं, उसमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ध्यान देना बेटा, फीमेल में मियोसिस होकर गेमीट बनते हैं, तो गेमीट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16। लेकिन मेल्स में माइटोसिस होकर गेमीट्स बनते हैं, तो वहां पे भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? 16। अब ध्यान से सुनना, जब फीमेल गेमीट बिना फर्टिलाइजेशन के जो है बच्चा बना दे, तो वो हमेशा मेल होगा। और अगर फीमेल गेमीट और मेल गेमीट फ्यूज हुए, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो हमेशा फीमेल होगी। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है कि जो ड्रोन्स होते हैं उनका उनके पिताजी कभी नहीं होते और ना उनके दादाजी होते हैं, उनकी तो हमेशा बस माँ ही होती है। बल्कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन उनके पापा नहीं हो सकते क्योंकि वो तो माँ से बन रहे हैं सीधा। ठीक, चलो,
सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, लिंकेज हो गया। अब हमारा क्या बचा? म्यूटेशन। म्यूटेशन में बेटा सबसे पहले ये समझो, म्यूटेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें सवाल भी आया हुआ था नीट में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो तरह से हो सकता है, या तो डिलीशन से या एडिशन से। अगर आप किसी जीन में, आपको पता है बेटा कि जीन में कोडॉन्स होते हैं, एक जीन में कोडॉन्स होते हैं, तीन 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 के ट्रिपलेट्स। अगर आप कहीं एक बेस, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दो, तो जहां पे आपने ऐड करा है वहां के आगे का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, उसका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। सपोज AUG CAC था और आपने सी से जस्ट पहले जी लगा दिया, तो पहले वो CAC पढ़ने में आ रहा था, अब वो GCA पढ़ने में आएगा। तो जहां ऐड किया है या जहां से डिलीट किया है उसके आगे का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है बेटा थैलेसीमिया। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है जहां पे एग्जैक्टली सिर्फ आप एक ही जगह पे, पूरी जीन में सिर्फ एक जगह पे बदलाव कर रहे हो, और उसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है सिकल सेल एनीमिया। ओके बेटा, चलिए अब म्यूटेशन तीन तरह के होते हैं, जीन म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में म्यूटेशन जीन की सीक्वेंस में आता है। जीनोमैटिक म्यूटेशन में म्यूटेशन क्रोमोसोम के नंबर में आता है। सपोज किसी ऑर्गेनिज्म में 46 से कम होकर 45 रह गए या 47 क्रोमोसोम्स हो गए, दैट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, या तो क्रोमोसोम में कि हल्का सा कोई पार्ट टूट जाएगा या उसमें ऐड हो जाएगा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। चलिए, ये हो गए म्यूटेशंस हमारे। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक डब्बा दे देते हैं, उसमें पूछते हैं बताओ इसमें से कितने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं और कितने नॉन मेंडेलियन हैं। तो ध्यान से सुनो बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं उनका कारण होता है जीन की सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से। जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं वो क्यों होते हैं? जीन की सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से, राइट। लेकिन जो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्यों होते हैं? क्रोमोसोम के या तो स्ट्रक्चर में चेंज आने से या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आने से। बात समझ में आ गई? मेंडेलियन डिसऑर्डर जीन की सीक्वेंस में चेंज आने से, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर क्रोमोसोम के नंबर या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आने से। लिस्ट याद कर लो। नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर में तीन आपको याद रखने हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनूरिया, थैलेसीमिया, आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये पांच एग्जाम्पल याद करने हैं। अब फटाफट से सबके कारण देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, माने एक्स क्रोमोसोम पर बैठी एक जीन जो चुप हो जाती है, रिसेसिव हो जाती है, पिगमेंट नहीं बना पाती, तो हम कलर नहीं देख पाते। कलर ब्लाइंडनेस बेटा मेल्स में मेल्स में ज्यादा कॉमन है, फीमेल्स में कम कॉमन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूछेगा क्यों, आप बताओगे। फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस तब होगी जब दो रिसेसिव कॉपी होंगी, लेकिन मेल में एक ही रिसेसिव कॉपी से काम हो जाता है। अब एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है कि किसी भी पॉपुलेशन में मेल्स में 8% चांसेस होते हैं, 8% चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस होने के, लेकिन वहीं फीमेल्स में सिर्फ 0.4%, डायरेक्ट आ सकता है डेटा, 0.4% चांसेस होते हैं। ओके, सेम हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो भी फीमेल्स में कम कॉमन है, मेल्स में ज्यादा कॉमन है। हीमोफीलिया में बेटा जो सॉरी हीमोफीलिया में क्या होता है, जो ब्लड है बेटा वो कोएगुलेट नहीं होता, जमता नहीं है, तो क्लॉटिंग होती नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती और ब्लड बहता रहता है। इसको क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री से भी हम जो है जोड़कर देखते हैं। फिर चलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पर, मतलब जिसकी जीन ऑटोसोम पर बैठी है, सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं, और वो चुप हो गई है, प्रोटीन नहीं बना रही, इसकी वजह से बीमारी हो रही है। सिकल सेल अनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पर बैठी एक जीन में बदलाव आता है, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनी होती है बेटा, नॉर्मल कंडीशंस में बीटा चेन में छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन वो बदलकर वेलिन हो जाता है। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, डीएनए का वो हिस्सा जहां पे बदलाव आता है वो दे रखा है। आपको पता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बनता है आरएनए, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, उस पर जो कोडॉन बैठा होता है वो सीटीसी होता है। नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में सीटीसी होता है। उसके ऊपर जो एमआरएनए बनता है उस पर जो कोडॉन होता है वो जीएजी होता है, तो ग्लूटामिक एसिड बनता है, अमीनो एसिड। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सीटीसी की जगह CAC हो जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, और उससे जो एमआरएनए बनता है उस पर GUG आ जाता है, तो वेलिन बनता है छठी पोजीशन पर। क्लियर है बेटा? GAG की जगह GUG हो गया, GAG ग्लूटामिक एसिड के लिए कोडॉन है और GUG वेलिन के लिए कोडॉन है। चलिए,
फिर सिकल सेल एनीमिया के बाद चलते हैं बेटा अपने थैलेसीमिया पे। थैलेसीमिया 2 तरह का है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन नहीं बनेगी, सिर्फ बीटा चेन बनेगी, जिसकी वजह से आरबीसी रप्चर हो जाता है। कारण पूछेगा, ध्यान से सुनना। क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 16 पर 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स होती हैं, HBA1 एंड HBA2। इन दोनों में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिलीशन के कारण क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स नहीं बनेंगी, अल्फा चेन्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका कारण होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन होती है, HBB जीन। तो अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16, जीन्स कितनी, 2, HBA1 HBA2। बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11, जीन HBB जीन। फिर आता है फिनाइलकीटोनुरिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अभी मैं आपको सारे क्या बता रही हूँ, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। फिनाइलकीटोनुरिया के में क्या होता है बेटा कि क्रोमोसोम नंबर 12 पर एक जीन बैठी होती है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम जीन। जब ये एंजाइम बनता है नॉर्मल कंडीशंस में, तो फिनाइल एलेनाइन जो होता है बेटा अमीनो एसिड, वो टायरोसिन में चेंज हो जाता है। लेकिन जब ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम नहीं बनता, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में बदलने की बजाय जमा होते रहता है इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड, जो कि न्यूरॉन्स में जाकर जमा हो जाता है, जिससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, हेयर पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन पर फर्क पड़ता है, और आपको फिनाइल पायरुविक एसिड यूरिन में भी डिटेक्ट हो जाता है। और आपको पता है ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। ओके, चलिए फिर चलते हैं नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पर। डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे एन्यूपुलॉइडी यहाँ पर हम समझाते हैं। एन्यूपुलॉइडी क्या होता है बेटा, ध्यान देना कि जब हम गेमीट बनाते थे, जब हम मियोसिस के दौरान गेमेट्स बनाते थे बेटा, तो हमें याद है कि एनाफेज पर हम क्या करते थे, एनाफेज पर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग करते थे या क्रोमैटिड्स को अलग करते थे, सेपरेट हो जाते थे वो। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते थे डिसजंक्शन या सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब इमेजिन करके देखो कि सपोज 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े में से बाकी तो सब अलग अलग हो गए, लेकिन सपोज कोई एक जोड़ा अलग नहीं हुआ, 21वां जोड़ा, तो 21वें जोड़े में से एक पोल पर तो दोनों चले गए और एक पोल पर एक भी नहीं गया, तो इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम का कोई जोड़ा एनाफेज पर सेपरेट नहीं हो पाया। तो हुआ क्या कि एक गैमीट में तो दोनों के दोनों चले गए और दूसरे गैमीट में एक भी नहीं गया। तो जो गैमीट बनेंगे कैसे बनेंगे, एक गैमीट तो n+1 बनेगा। गैमीट में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 23, लेकिन हो गए कितने, 24, तो n+1 कंडीशन हो गई। और दूसरे गैमीट में क्या हो गया, जाने चाहिए थे 23, गए 22, तो n-1 कंडीशन हो गई। तो एबनॉर्मल गैमीट बने, n+1 और n-1 दोनों ही एबनॉर्मल गैमीट हैं। n+1 में क्रोमोसोम बढ़ गया, n-1 में क्रोमोसोम घट गया। तो किसी भी गैमीट में या इंडिविजुअल में क्रोमोसोम का बढ़ना या घटने का कारण आपसे वो पूछेगा तो क्या बोलोगे बेटा, एन्यूपुलॉइडी, जो 2 तरह की होती है, हाइपर और हाइपो। हाइपर में बढ़ जाता है, हाइपो में घट जाता है। आपसे कारण पूछेगा, सीधा जवाब देना, नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस इन एनाफेज। एनाफेज में जब क्रोमोसोम डिसजंक्शन ना हो पाए, उनका सेपरेट ना हो पाए। अब इसमें डाउन सिंड्रोम आता है बेटा। डाउन सिंड्रोम 21वें 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। माने ऐसा बंदा जो कैसे बना होगा, जब उसमें एक तो एबनॉर्मल गैमीट आया होगा, कौन से वाला, n+1 वाला, जिसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 24, और एक आया होगा नॉर्मल वाला जिसमें कितने क्रोमोसोम है, 23। तो जब ऐसे एबनॉर्मल और नॉर्मल गैमीट फ्यूज होगा तो बच्चे में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे बेटा, 47। और कौन से जोड़े में बढ़ रहे हैं, 21वें जोड़े में 2 होने चाहिए थे पर 3 है, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। राइट, दिस इज द केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर। और इसकी वजह से जो बच्चा होता है मेंटली रिटार्डेड होता है, उसमें साइकोमोटर एबिलिटीज नहीं होती, उसका फेस मून शेप्ड होता है, फेस हमेशा पार्शियली ओपन होता है, उसमें कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज होती है, बचपन से जन्मजात दिल की बीमारी होती है। फिर आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ध्यान देना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिर्फ मेल्स में देखने को मिलेगा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक तो नॉर्मल क्रोमोसोम होगा, एक तो नॉर्मल गैमीट होगा और एक एबनॉर्मल गैमीट होगा। जब वो फ्यूज करेंगे तो बंदे में टोटल हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पर ट्राइसोमी, ट्राइसोमी किसकी होती है, सेक्स क्रोमोसोम की।
जनरली मेल्स क्या होते हैं बेटा, 44 प्लस एक्स वाई, आखिरी जोड़े में एक्स वाई होता है। लेकिन ऐसा मेल जिसमें आखिरी जोड़े में एक्स एक्स वाई हो जाए, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए, तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है। ऐसे मेल्स में गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स और अदर फेमिनिन कैरेक्टर्स, और ऐसे मेल स्टराइल होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम, वो देखने को मिलता है फीमेल्स में। वहां पे एक एबनॉर्मल गेमीट N-1 फ्यूजेस विद नॉर्मल गेमीट N, तो ऐसे लड़की में 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। दिस इज द केस ऑफ मोनोसोमी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी के केस थे, ये मोनोसोमी का केस है जहां पे एक क्रोमोसोम कम हो गया। फीमेल नॉर्मली कैसी होती हैं, फीमेल होती हैं 44 प्लस एक्स एक्स, लेकिन इस फीमेल में आखिरी एक्स एक्स वाले जोड़े में एक ही एक्स होगा, एक एक्स गायब होगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 44 प्लस एक्स ओ। ऐसी फीमेल में जो ओवरीज होती हैं रूडिमेंट्री होती हैं, डेवलप नहीं होती, ये स्टराइल होती हैं, और दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं। फिर आता है पेडिग्री एनालिसिस। बेटा पेडिग्री एनालिसिस जो है वो हम ह्यूमंस के केस में बनाते हैं, जिसमें हम किसी भी चार्ट को दिए गए हम बताते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इस चार्ट में बेटा दो तीन बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से सुनना, अगर किसी पेडिग्री चार्ट में दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, ये दो तीन लाइनों से आपका पेडिग्री चार्ट एकदम सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी चार्ट में दोनों के दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और उनके बच्चे बीमार हैं, तो ध्यान से सुन लो, वो ना तो वो डोमिनेंट बीमारी नहीं हो सकती, ना ऑटोसोमल डोमिनेंट ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सीधा फंडा है, याद कर लो। अगर किसी चार्ट में दोनों पेरेंट नॉर्मल दिख रहे हैं और उनके बच्चे बीमार दिख रहे हैं, तो बस मान लो ना तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है और ना ही ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, वो डोमिनेंट ट्रेट हो ही नहीं सकता। दूसरा फंडा, अगर कोई ऐसा चार्ट है बेटा, अगर कोई ऐसा चार्ट है जिसमें बाप तो नॉर्मल है और बेटी बीमार है, वो चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। सोच लो, क्योंकि बेटा जो फीमेल होती है, फीमेल कलर ब्लाइंड तभी होगी जब एक कलर ब्लाइंड का जीन बाप से आएगा। जब बाप कलर ब्लाइंड होगा तभी लड़की कलर ब्लाइंड हो सकती है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड वाला माँ से आएगा और एक बाप से आएगा, तभी बेटी कलर ब्लाइंड होगी। यानी कि एक नॉर्मल बाप की बीमार बेटी नहीं हो सकती, एक नॉर्मल बाप की कलर ब्लाइंड बेटी नहीं हो सकती। तो अगर किसी चार्ट में नॉर्मल बाप है और बेटी बीमार है, तो समझ जाना वो एक्स लिंक्ड ट्रेट नहीं है। अगर किसी चार्ट में माँ नॉर्मल है, माँ नॉर्मल है और बेटा बीमार है, तो समझ जाना कि वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं है, क्योंकि बेटे में क्रोमोसोम माँ से ही आता है। और अगर माँ बीमार है, अगर माँ नॉर्मल है, तो इसका मतलब उसके पास डोमिनेंट एलील देने को है ही नहीं, तो बेटे में कहाँ से आया। बस ये तीन बात पकड़ लो। अगर किसी चार्ट में दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, बच्चे बीमार हैं, तो वो डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। अगर बाप नॉर्मल है, बेटी बीमार है, तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। और अगर बेटा बीमार है और माँ नॉर्मल है, तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। इससे तुम्हारा काम हो जाएगा बेटा। तो इसके साथ ये चैप्टर हमने खत्म किया बेटा। एक बार एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से देख लेना। होप यू विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू, लव यू ऑल।